हेलो एवरीवन, दिस इज शरिता हेयर विद यू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। आज का जो टॉपिक है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पीजीटी फिजिक्स का एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सोल्व करवाने जा रही हूँ। उसके 30 जो क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में सीडीपी पेडागोजी के, उनको मैं बहुत ही अच्छे से एक विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ सोल्व करूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने बताया कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है। इंटेलिजेंस डेवलप्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स नॉट इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है वो सिर्फ जेनेटिक्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, नॉट इन्वायरमेंट। ये दोनों से होता है, हेरिडिटी से भी होता है, किससे भी होता है, ठीक है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से ही इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस डू नॉट कॉज इंटेक्चुअल डिफरेंस। ये बात सही कि जेंडर डिफरेंस इंटेक्चुअल डिफरेंस यानी कि लैंगिक विभिन्नता बौद्धिक विभिन्नता का कारण नहीं होती, ये बात सही है, ठीक है। अब आता है मेरे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखते हैं शार्प इंटेलिजेंस साइन ऑफ शार्प मेमोरी। ये जो ऑप्शन है ये भी क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है क्या कि शार्प इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करेगी, शार्प मेमोरी पे। ये बात बिल्कुल गलत लग रही है कि शार्प मेमोरी होती है, ठीक है, और शार्प इंटेलिजेंस, दोनों चीजें डिफरेंट। शार्प मेमोरी रोट लर्निंग पे बेस्ड होती है, ठीक है, रोट लर्निंग पे बेस्ड होती है। रोट लर्निंग उसमें बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, और शार्प जो इंटेलिजेंस होती है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों से आती है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। इंटेलिजेंस कोजिज द एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए न्यू सिचुएशन। ये बात बिल्कुल सही, एक डेफिनेशन है स्टर्न के द्वारा दी हुई। स्टर्न ने ये एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दिया था कि इंटेलिजेंस गिव्स द एबिलिटी टू एडजस्ट इन इशू। इंटेलिजेंस वो होती है जो आपको नई सिचुएशन में एडजस्ट करने की क्षमता प्रदान करती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो अब इसने पूछा है कि आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस नॉट करेक्ट। कौन सी जो चीज है जो यहाँ से इंटेलिजेंस के बारे में गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी दोनों फैक्टर है, तो ये भी गलत होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और जो सी है, ऑप्शन और ए और सी ऑप्शन नंबर यहाँ इस क्वेश्चन में 2 में प्रेजेंट है, तो ये जो आंसर है ये हमारा क्या है, एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। इसमें से कौन सा क्वेश्चन हेरिडिटी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एप्टीट्यूड एक जैसे ही लग रहे हैं आपको, एटीट्यूड, इमोशंस और इंटरेस्ट। जो हमारे पास आता है एटीट्यूड, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 2 आता है, ये जो होता है ये हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, एटीट्यूड होता है, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंट से आता है। कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट फैक्टर से आता है, मतलब सोशलाइजेशन से आता है, ठीक है। सोशल फैक्टर बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं कि सोशल फैक्टर होता है, ठीक है। अब आता है जो कौन सा हमारे पास है इन्फ्लुएंस्ड। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से नहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। कौन से नहीं होता है हमारे पास, एटीट्यूड है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। अब जाता है एप्टीट्यूड आ गया हमारे पास, ठीक है, और इंटरेस्ट आ गया, इमोशंस आ गए, सारे के सारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी एक क्षमता है, इमोशंस है, इंटरेस्ट है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास है, हेरिडिटी फैक्टर। कौन से फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें यही तो पूछा था कि कौन सा आपका हेरिडिटी फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर आ गया एटीट्यूड, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या है हमारे पास, ये इन्वायरमेंटल या प्योरली सोशियो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बेस्ड एक्शंस नोट। सब देखो इसमें हमारे पास जो स्टेट का जो पेपर है, ठीक है, कौन सा पेपर हम यहाँ पे सोल्व करा रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे पास पेपर है वो है स्टेट 2024 में, और फिजिक्स का पेपर है पीजीटी, ठीक है। किसका पेपर है, पीजीटी फिजिक्स, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन पेपर में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नोट का लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा है, नोट लगा के, ठीक है। और नोट लगा के जब क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या करता है, जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो क्वेश्चन का जो लेवल होता है, थिंकिंग जो लेवल आता है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है।
बच्चे क्या उसको सही तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका ऑप्शन होता है वो गलत हो जाता है और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मार खा जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप के ऑप्शन स्टेट ने क्या दिए आपको, बना के दिए हैं, ठीक है। तो सोचना आपको ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ठीक है। Which of the following gender based actions are not to be involved in educational practices? ऐसा जेंडर बाइस्ड एक्शंस में से कौन सा आपका एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में नहीं आता? ये टॉपिक मैंने जेंडर बेस्ड का जेंडर बायस्ड का मैंने अभी 2 दिन पहले रिसेंट मेरी एक वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे कराई, उसमें ये सारे फैक्टर्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं, आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा जेंडर बायस्ड एक्शन आपके एजुकेशनल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं? होमोजीनियस ग्रुपिंग, जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस, टीचर्स प्री एजुकेटेड एटीट्यूड्स। अब आता है सबसे जो मेन है फैक्टर है कि जेंडर न्यूट्रल कंटेंट। ये देखो, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है, हम इससे ढूंढ सकते हैं कि ये हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अब होमोजेनियस ग्रुपिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयज गर्ल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये तो जेंडर बायसनेस को यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस है, ये भी हम स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन, ये भी गलत हो गया, ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको क्या देगा, जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है। टीचर हमें देखो यहाँ शिक्षक की खुद की पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति होगी तो वो बच्चों के साथ जरूर यहाँ पे बायसनेस वो शो करेगा, स्टीरियोटाइपनेस उसके माइंड में होगा, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3, ऑप्शन नंबर 2 का वो जो आपके पास देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है वो एक्यूरेट है। तो गलत पूछा था आपसे, तो गलत में आपका कौन कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए, सी और डी। देखो ए और सी किसमें, ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें प्रेजेंट है ए और सी और डी, ठीक है। इसको पॉजिटिव अनबायस प्रैक्टिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो जेंडर न्यूट्रल कंटेंट था ये टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल सकता है। किस में मिलता है? टेक्स्ट बुक में बच्चों को के साथ जेंडर न्यूट्रल कंटेंट है, इनकी फादर मदर के साथ किचन में काम करता हुआ दिखाया जाएगा। डॉक्टर बॉयज नहीं गर्ल्स भी हो सकती है, इस टाइप की टेक्स्ट बुक में आपको जेंडर न्यूट्रल कंटेंट आपको दिखने को मिलता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण, जिसमें मतलब बच्चे का डेवलपमेंट चेंजेस हो, इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो बच्चे के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा विकासात्मक डेवलपमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग? परमानेंट टीथ, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी थाइमस ग्लैंड। इसमें जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या होती है, जैसे जैसे बच्चे की क्या कहती है, प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी जो स्टेज आती है, ठीक है, प्यूबर्टी जो स्टेज आती है, ठीक है, और जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज ओवर हो जाती है बच्चे की, क्या हो जाती है, खत्म होने वाली होती है, फिनिश होने वाली है, तो उसके बाद से हमारे पास जो थाइमस जो ग्लैंड होती है उसका जो डेवलपमेंट चेंजेस जो उसमें चेंजेस हुए थे वो क्या हो जाती है, जैसे प्यूबर्टी तो ये भी क्या हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, प्यूबर्टी जो थाइमस जो ग्लैंड है वो भी क्या हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चीजें हैं, परमानेंट टीथ है, ये भी क्या होता है हमारे पास डेवलपमेंट चेंजेस का पार्ट है, ये भी देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी दिखने को मिलती हैं, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब चीजें हमारे पास क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे हाईली एक्टिव होता है जो थाइमस ग्लैंड, स्टार्टिंग में कब, जब बच्चा एडोलेसेंस के एज में होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसकी प्यूबर्टी एज फिनिश होती है, तो ये जो ग्लैंड होती है ये भी डेवलपमेंट चेंजेस के साथ क्या हो जाती है, यहाँ से खत्म हो जाती है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन। इनमें से कह रहा है कि कौन सा सामाजिक बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक
का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं? सामाजिकरण को बढ़ाना है, सोशलाइजेशन को बढ़ाना है, तो एक सिंगल बंदा तो बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। सोशलाइजेशन में तो आपको बहुत ज्यादा ग्रुपिज्म की, सोशल होने के लिए आपको एक पीयर ग्रुप की, फैमिली मेंबर्स की, स्कूल में आपके फ्रेंड सर्कल की जरूरत होगी। तो इसमें नहीं पूछा, इसमें भी क्या पूछा, नहीं पूछा। गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क, सबसे पहले इसने यहाँ पे बता दिया कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ठीक, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तो बच्चा अकेले करेगा, ठीक है, अकेले करेगा, तो सोशलाइजेशन होने का तो यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, सोशलाइजेशन होने का कोई मीनिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो गया। असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दो, ये अच्छी बात है कि बच्चे को सोशल होके कहीं डाटा कलेक्ट करना है, किसी स्कूलों में जाना है, बच्चों से बातें करनी है, तो ये आपको सोशलाइजेशन होने का मौका देगा। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया आपको खेल स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, तो वहां पे भी आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी को करिकुलम एक्टिविटीज है, आपको कोई वर्क प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कहीं जाके आपको ये काम करना है, ठीक है, आपको ग्रुप में करना है, टीम में करना है, तो यहाँ से भी आपको एक सोशलाइजेशन फैक्टर देखने को मिलता है। मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, और लोगों को मोटिवेट करना सोशल पार्टिसिपेशन के लिए, इनकी सहभागिता के लिए, सामाजिक सेवा, तो उसमें भी एक सिंगल पर्सन तो हो नहीं सकता। अगर आपको मोटिवेशन करना है तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है, टीम देखने को मिलेगी, तो ये भी किसका फैक्टर है, एक सोशलाइजेशन का फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 1 है वही क्या है, हमारे पास एक्यूरेट आंसर है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला है, उसने क्या बोला है कि व्हेन द असेसमेंट इज असाइंड टू एवेल्यूएट स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड इज नोन एज। एंड ऑफ लर्निंग पीरियड पे जो बच्चे की अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी है, स्टूडेंट का ओवरऑल जो एवेल्यूएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के एवेल्यूएशन यहाँ पे, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, फॉर डायग्नोजिंग और असेसमेंट फॉर रेमेडी, ठीक है। अब आता है हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो, ये ऑप्शन होता है, ये समेटिव हमारे पास समेटिव असेसमेंट होता है, क्या होता है ये कि समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। और समेटिव जो असेसमेंट होता है एट द एंड ऑफ ईयर होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में होता है, क्या होता है, साल के अंत में होता है। ओवरऑल अचीवमेंट बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल अचीवमेंट, बच्चे ने ओवरऑल कितनी अचीवमेंट की, क्या उसने ग्रेडेड गेन की, वो सब उसमें आता है, ठीक से ग्रेड्स। तो इसने यही तो पूछा था, एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, इसने क्या पूछा था, एंड ऑफ लर्निंग पीरियड ही तो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या हमारे पास मोर एक्यूरेट है, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया। अब मतलब फॉर असेसमेंट्स ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, ये डायग्नोसिंग बच्चे का मूल्यांकन, निदान के लिए मूल्यांकन, बच्चे ने कितना सीखा और उसमें क्या कमी रहेगी, ठीक है, तो उसकी बात तो ये कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, गलत हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये होता है साथ साथ बच्चे की लर्निंग, जब उसकी जो लर्निंग चल रही है तो बच्चे के साथ साथ यूनिट टेस्ट लेना, फॉर लर्निंग होता है, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्या होता है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है वो होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या होता है, फॉर्मेटिव, ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये कब होती है, डूरिंग द सेशन, ठीक है, जो आपका सेशन चल रहा है उसके साथ साथ होता है, ठीक है। तो इसके बाद भी ये नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत हो गया। अब असेसमेंट फॉर रेमेडी, रेमेडी किसके लिए, उपचार के लिए, जिन जो बच्चे क्या हो गए हैं, वीक है पढ़ाई में, उनका उपचार करना, मतलब उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, उनकी जो कहाँ उनको सीखने में कमी रहेगी उसको क्या करना, हमें उसको रेमेडियल क्लासेस देके उसको इम्प्रूव करना, तो इसकी बात भी वो नहीं कर रहा है। तो ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या होगा, ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की वो बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, लर्निंग के साथ और डेवलपमेंट के साथ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला, डिप्राइवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लिमिट्स डेवलपमेंट, ये कह रहा है कि सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है, क्या ये बात सही है कि सीखने के अवसरों
से वंचित होना विकास को सीमित करता है। ठीक है, क्या ये बात सही लग रही है आपको? गलत पूछा उसने। ठीक है, नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। चिल्ड्रन कांट कैन नॉट लर्न अंटिल दे आर डेवलपमेंटली रेडी टू लर्न। ठीक है, बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक विकासात्मक रूप सीखने को तैयार है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब तक वो उसका सीखने के लिए रेडी नहीं है तो आप किसी को कुछ चीजें नहीं सिखा सकते हो। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये बात भी बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट है प्रोडक्ट है मैच्योरेशन और लर्निंग का। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। डिस्पाइट द लिमिट्स ऑफ मैच्योरेशन द डेवलपमेंट कैन गो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट पॉइंट वेन लर्निंग इज एनकरेज्ड। ये कह रहा है कि परिपक्वता सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकती है। ये बात सही नहीं है कि आप ये कह रहा है कि किसी डेवलपमेंट गो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, कह रहा है कि आप 6 मंथ के बच्चे को आप चलना सिखा सकते हो क्या? इसमें ये बात आ रही है कि 6 मंथ के बच्चे को क्या आप चलना सिखा पाएंगे? चल पाएगा क्या? चलना सिखा पाएंगे क्या? सिखा पाएंगे। ठीक है, बियॉन्ड लिमिट आप जा रहे हो। ठीक है, डेवलपमेंट के लिमिट के बियॉन्ड जाके आप किसी को कुछ सिखाने के लिए कैसे इनकरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 3 ठीक था। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये भी हमारे पास कुछ हद तक ऑलमोस्ट सही है कि डिप्रेशन सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कि डिप्रेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप बच्चे को लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो बच्चा वहां से उसकी जो डेवलपमेंट जो सीखने की जो लिमिट्स हो जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगी, वहां पे कम हो जाएंगे। उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने के जो डेवलपमेंट के जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट है। गलत भी है और ये करेक्ट भी है क्योंकि इनकरेक्ट आपसे ऑप्शन पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो देखते हैं हम। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन बोथ कोग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन, दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब कहता है कि स्पीसीज करेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। द काज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज द सोशल एनवायरनमेंट नॉट फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल गलत है। इसने सिर्फ सोशल एनवायरनमेंट का नाम लिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो इन्वॉल्व है, तो इसमें सारे फिजिकल के भौगोलिक के सारे दृष्टिकोण यहाँ पे शामिल रहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। एज आल्सो हैज एन अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, एज का भी इंडिविजुअल इफेक्ट पे अफेक्ट आता है। तो कौन सा सही है? नहीं पूछा, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है ये भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 है ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस स्पेसिस जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी इन्फ्लुएंस उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है? गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस है वो ओनली सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। वो क्या होता है? क्लाइमेट, न्यूट्रिशन और फिजिकल रिसोर्सेज, यहाँ पे क्लाइमेट का भी इफेक्ट आता है उस पर। ठीक है, और फिजिकल का भी रहता है। क्या आता है हमारे पास? फिजिकल का भी, और यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह का, इन हर चीजों का। तो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो भी उसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें ये बोला कि नोट द फिजिकल, इसकी वजह से ये ऑप्शन है क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसकी जो बच्चे की जो फीलिंग्स और लॉजिकल थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे सुटेबल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, एनालिटिक टाइप्स, क्रिटिकल टाइप्स, डिस्कशन टाइप्स, मल्टीपल। ये जो मल्टीपल ऑप्शन टाइप है इसमें बच्चे को कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं यहाँ पे इतनी लगती है, न कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का यहाँ पे लगता है। बच्चा क्या करता है? थोड़ा सा सोचता है और ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देता है। ये जो तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है? बच्चे को बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। ठीक है, लॉजिक सीखता है। इनमें क्या बच्चा है क्या करता है? लॉजिक सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बच्चा सीखता है। ये सब चीजें इन बाकी ऑप्शंस में है, लेकिन मल्टीपल जो ऑप्शन टाइप्स उसमें बच्चा क्या करता है? उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग वगैरह और उन पे ज्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये क्या है? करेक्ट जो ऑप्शन है। ठीक है, ये जो ऑप्शन होते हैं सिर्फ किसके लिए बनाए जाते हैं? मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे वो रिकॉल करता है कॉन्सेप्ट को। क्या करता है? वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करता है, मतलब याद करता है। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पे जो वंचित बालकों को डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस बोला है क्योंकि कौन सी एक विशेषता नहीं है। दे लुक फिजिकली चैलेंज्ड, they are socially disadvantages, they are economical deprived, they feel emotional inferior। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी सही है कि वो सोशली डिसएडवांटेजेस रहते हैं, इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड भी रहते हैं और फील इमोशनली। ये जरूर नहीं, ये तीनों चीजें होने के बाद बच्चा यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड आपको दिखने को मिले, शारीरिक रूप से असक्षम हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो डिप्राइव चिल्ड्रंस क्या होते हैं, ठीक है, वंचित जो बालक होते हैं उनमें ये सब करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सोशली डिसएडवांटेज हो सकता है, इकोनॉमिक डिप्राइव्ड हो सकते हैं, इमोशनली इंफीरियर हो सकता है, लेकिन इन तीनों के होने के बाद बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड हो, ये जरूर। ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, वो क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द which of constitutional right of children with special needs does inclusive education protect। अब कह रहा है कि जो समावेशी शिक्षा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें आता है राइट टू एजुकेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। RTE बोलते रहे टू एजुकेशन संविधान के जो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 21A में इसको दिया गया है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो बिना भेदभाव के सभी बच्चों को क्या देना है, नियमित रूप से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को यहाँ पे इस राइट टू एजुकेशन के देनी है। बिना भेदभाव के सभी बच्चों को क्या देना है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे हर बच्चे को प्रोवाइड करना है, यानी मिलनी चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन फैक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये ऑटोमेटिक गलत हो गए। ठीक है, अब आता है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टॉप टू बॉटम ऑफ द हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्नर। वर्नर की जो थ्योरी है, वर्नर की जो थ्योरी है उसकी ये बता रहा है कि उसके जो ऑर्डर है वो क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, वो उसका जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे कि पहले जनरल फैक्टर आएगा, फिर मेजर आएगा कि माइनर आएगा, फिर स्पेसिफिक फैक्टर आएगा, कौन सा आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है उसी का जो साफ साफ दिया गया है। तो जो पहला जो फैक्टर है, पहला जो उसका ऑर्डर है जनरल फैक्टर आएगा, उसके बाद हमारे पास मेजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, मेजर फैक्टर आएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनर फैक्टर आएगा और जो लास्ट जो हमारे पास इसका जो फैक्टर आएगा वो स्पेसिफिक आएगा। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, इसमें इसका एक सीक्वेंस ही दे रखा है। ठीक है, वर्नर की जो हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है इसका या एक्यूरेट आंसर है जनरल, मेजर, माइनर और स्पेसिफिक फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्वायर्ड मोटिव, जिसको आप अर्जित नहीं कर सकते वो पूछा आपसे। ठीक है, कौन सा आप इसमें से एक्वायर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एफिलिएशंस, अचीवमेंट्स, अनुमोदन, अप्रूवल, पेन अवॉइडेंस। ये जो आता है दर्द परिवारजन, ये एक्वायर्ड मोटिव नहीं है। जो दर्द वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, एक्वायर्ड मोटिव नहीं होते, क्या होते हैं हमारे पास, इनेट मोटिव होते हैं। क्या होते हैं, इनेट मोटिव होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास, और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कौन से हैं, बाकी कौन से हैं, एक्वायर्ड मोटिव। ठीक है, इनेट का मतलब, इनेट मोटिव मतलब ये होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। कौन से मोटिव होते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव, जो हमको हम ऑटोमेटिक एक्वायर नहीं कर सकते और ये हमारे पास क्या होते हैं, अपने आप आते हैं। ठीक है, अब आप बाकी जो है हमारे पास वो सोशलाइजेशन और कल्चर से डेवलप होते हैं, जैसे एफिलिएशन है, अप्रूवल है, अचीवमेंट, ये सारे सारे क्या होते हैं, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मोटिव। ठीक है, कौन से मोटिव हैं, एक्वायर्ड, अर्जित किए जाते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं, सोशलाइजेशन, सोशल जो इन्वायरमेंट है वहां से हमें देखने को मिलते हैं, सोशल से और कल्चर से, कल्चर से, सोशल प्लस कल्चर से हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी द स्टेज इन विच द एडोलेसेंट अट्रैक्ट द टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स को कौन से स्टेज में अट्रैक्ट करता है, फेलिक में, एनल में, जेनेटाइल में, लेटेंसी। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेज नंबर जो 3 है, स्टेज जेनेटाइल जो स्टेज है उसमें बच्चा क्या करता है, अपोजिट सेक्स की साइड अट्रैक्ट होता है। इसकी कुछ फ्रॉइड की कुछ और भी स्टेजेस हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे एक ट्रिक से आपको दिखाऊंगी। ओ ए, उसके बाद आता है OAPL। ठीक है, ओरल, एनल, फेलिक,
और लेटेंसी, एक और रह गई हमारे पास लास्ट जो ओ ए पी एल और जी से जेनेटाइल, ठीक है, जी GENITAL, ठीक है, जेनेटाइल। ये जो स्टेज है लास्ट, ठीक है, उसमें बच्चा क्या करता है, और ये प्यूबर्टी के बाद की स्टेजेज है, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद की स्टेज, ठीक है, उसमें बच्चा क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा, ये ट्रिक है OAPLG से हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, विच स्टेजेस ऑफ लर्निंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, कौन सी इसमें से सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। लर्निंग टास्क है मेमोरी लेवल तो सबसे गलत होती है, ठीक है। अलाउिंग सेल्फ डिस्कवरी, ये भी इसमें सीखने को मिलता है बच्चे को। स्पेस्ड क्लासरूम इंटरेक्शन से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर टीचिंग लर्निंग, इससे भी बच्चा क्या होता है, एक सेल्फ लर्नर बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है 15 का, इसमें बच्चा क्या होता है, मेमोरी लेवल पे बच्चा कुछ नहीं सीखता है। बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब चीजें से बच्चे को सीखने को मिलती है। क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, ठीक है, और कौन सी सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन तीनों स्टेजेस में क्या करता है, सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट ऑप्शन जो था, ये क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स ऑफ द लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सा नहीं, डेमोस्ट्रेशन पहला ऑप्शन है, इसका करेक्ट है। डेमोस्ट्रेशन में ये होता है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, टीचर डेमोस्ट्रेशन करके बच्चों को दिखाता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड होता है। और बच्चे टीचर सेंटर्ड होते हैं, बच्चे यहाँ पे पैसिवली क्या करेंगे, बैठ के सिर्फ क्या करेंगे, उसके लेक्चर को देखेंगे सुनेंगे। तो ये बाकी जो तीनों फील्ड ट्रिप, इनमें बच्चा खुद एक्टिव रहता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट में, ये सब क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कवर ऑफ राइटिंग एबिलिटी इन विच लर्नर हैज डिफिकल्ट विद लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, इन ऐसे डिसऑर्डर को हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, जिसमें हमारे पास फाइन मोटर डिस्टर्ब होता है, बच्चे को राइटिंग A B और C टाइप्स की जो चीजें लिखने में बच्चे का इस टाइप से कुछ हमारे पास मोटर जो स्किल डिस्टर्ब होती है, तो डिस्ग्राफिया होता है। कैलकुलिया मैथमेटिक्स, मैथ में बच्चा वीक रहता है, और जो डिसलेक्सिया होता है, इसमें बच्चे को क्या होती है, रीडिंग से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम्स बच्चे को आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर लर्निंग इम्पायर्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। इसमें कहता है श्रवण बाधित जो बच्चों के लिए कौन सी जो मेथड है वो उपयुक्त है, साइन है, फिंगर है, लिप रीडिंग है, क्लूड स्पीच, सांकेतिक, सारे ही जो ऑप्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है। सांकेतिक भाषा बच्चा सीख सकता है, फिंगर स्पेलिंग से भी, लिप्स रीडिंग से। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इनमें से कौन सा, डिस्कशन है, मेमोराइजेशन है, एक्सपेरिमेंटल इंटरेक्शन। प्रोग्रेसिव जो का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है कि जो मेमोराइजेशन होती है उससे हमें कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। और उसने क्या बताया था यहाँ पे कि जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि वो करके सीखेगा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट था किसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, में से कौन सा नहीं है, रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग एप्स, मेजरिंग ओनली, देखो ओनली वर्ड है वो अपने आप में एक नेगेटिव, स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी का जो फोर्थ ऑप्शन है, तो इसमें जो हमारे पास कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव CCE जो एवोल्यूशन होता है, उसमें हमारे पास स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, वो शामिल होने चाहिए, ठीक है। स्कोलेस्टिक में एकेडमिक जो हमारे पास एकेडमिक की जो चीजें होती हैं,
ठीक है, वो शामिल होती हैं। और जो कोर्स एक्सेप्ट होता है उसमें स्पोर्ट्स रहता है बच्चों का, अदर एक्टिविटीज रहती है, स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ स्किल्स बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, तो ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें क्वेश्चन में बी का फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसमें ओनली स्कोलास्टिक का इसने जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग, कौन सा इसमें से फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड नहीं होता है, यानी कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक इसमें से शामिल नहीं है। लर्निंग मटेरियल, फिजिकल कंडीशंस, रिक्रिएशनल फैसिलिटी और मैच्योरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर कहता है कि लर्निंग मटेरियल्स, फिजिकल कंडीशन और रिक्रिएशन फैसिलिटी सारे के सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मैच्योरेशन है ये जो फैक्टर है ये हमारे पे टीचिंग लर्निंग का इसको नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है ये हेरिडिटी से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, और बाकी जो सारे के सारे हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। कौन से फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनमें से शामिल नहीं है, इट्स स्पोर्ट्स स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, अब आता है इट्स सेज टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एजुकेशन नीड्स को सपोर्ट करते हैं, भी अच्छा आंसर है। दिस इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड चाइल्ड ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये ठीक करता है, ये भी अध्यापकों को पार्टिसिपेट और समाज की सहभागिता उसमें सुनिश्चित करता है। इट इज लिमिटेड टू स्पेशल एजुकेशन ऑफ, लिमिट कर देता है, लिमिटेड एक नेगेटिव होता है, और स्पेशल अशक्त बच्चों तक की ये जो एजुकेशन है उसको क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो ये जो ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, सबके लिए होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो क्या होती है, सभी बच्चों के लिए एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाने की जो एजुकेशन होती है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन हम बोलते हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे कैसे भी वो उनको एक साथ पढ़ाने की जो एजुकेशन है, पढ़ाने की जो एजुकेशन है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसका वो क्या है, गलत आंसर है। अब आता है 23 का, कोलबर्ग की स्टेजेस, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हम यहाँ पे देखने को मिल रही है, उनको क्या करना हमने अरेंज करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड्स, इनाम के लालच में अनुपालन करना, दूसरों की स्वीकृति पाना है। गेटिंग टू अप्रूवल ऑफ अदर्स, ठीक है, इनाम के लिए बच्चा क्या करता है, हमारे पास बच्चा क्या करता है, इस जो इनाम वाली जो स्टेज होती है इसमें स्टेज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, टिट फॉर टैट, जिसमें बच्चा अपना फायदा देखता है। तो ये जो स्टेज है ए है सेकंड से मैच कर रही है, तो ए सेकंड से सिर्फ इसी में मैच हो रही है। अब मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, बी ऑप्शन देखना है। सोशल ऑर्डर के लिए बच्चा क्या करता है, हमारे पास लॉ और ऑर्डर को समझता है। बी में फोर्थ यहाँ पे है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन में बच्चा क्या करेगा, गुड अच्छा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दूसरों की स्वीकृति पाता, सी फर्स्ट के साथ मैच कर, तो सी फर्स्ट यहाँ पे मैच हो रहा है। और डी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक्सटर्नल एटर्नल वैल्यू एक्सेप्टेड बाय द कंसाइंस। ये जो डी है ये थर्ड के साथ। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये क्या हमारे पास करेक्ट, किसकी स्टेजेस है, कोलबर्ग स्टेजेस क्या है, कोलबर्ग स्टेजेस है। कोलबर्ग ने क्या दिया था हमारे पास, 3 उसके क्या थे, स्टेज थे। ठीक है, और 6 उसमें लेवल उसने दिए थे, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेजेस और 6 लेवल्स उसने यहाँ पे दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रंस, क्रिएटिव चिल्ड्रंस के लिए कौन से टेस्ट यहाँ पे बच्चे के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट है, यूजुअल टेस्ट है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, सारे जो टेस्ट है वो सारे क्रिएटिव चिल्ड्रंस के लिए बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वेहेंदा लर्नर मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। दिस मैकेनिज्म इज, जब बच्चा बैलेंस कर लेता है, ठीक है, किस किस के बीच में, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, नई चीजों में जब बच्चा नई चीज सीख लेता है, स्कीमा बना लेता है, नई चीजें सीख लेता है, सीखने के बाद बच्चा क्या करता है उसमें मॉडिफिकेशन करना सीख जाता है, मॉडिफिकेशन के बाद बच्चा दोनों में जब बैलेंस करना सीख जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशंस इन अर्ली एडोलेसेंस, कौन से ऑप्शन करेक्ट है इमोशंस इन अर्ली एडोलेसेंस के लिए, कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंटेंस एडिशन, अनकंट्रोल्ड एडिशनल, ठीक है, एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसको तूफान,
ठीक है। कौन सी स्टेज बोलते हैं हमें? तूफान व तनाव की अवस्था बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? तो तूफान व तनाव। उसमें बच्चा कहता है अनकंट्रोल और इरेशनल रहता है, अनियंत्रित और अयुक्ति संगत रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अरेंज स्टेप्स, बांडुरा के जो स्टेप्स है वो क्या करना है आपको? अरेंज यहाँ पे करना है। ठीक है। तो परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, reinforcement of behavior, remember of behavior and convert the memory into action। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ठीक है। उसके बाद पहले क्या करेगा बच्चा? व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करेगा। ठीक है। उसके बाद रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर करेगा और रिमेम्बर ऑफ बिहेवियर करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो ये क्या है यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे पहले क्या करेगा बच्चा? व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है। क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? उसको याद करेगा। ठीक है। और उसके बाद बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे याद करने के बाद अपने मेमोरी पे एक्शन करेगा। ठीक है। याद करने को फिर से दोहराएगा। ठीक है। और जो डी ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन बच्चे अपना क्या करेगा? अपने व्यवहार में लेकर आएगा। ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन। ठीक है। ये जो बांडुरा का स्टेज होता है, पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन। ठीक है। और जो थर्ड जो है यहाँ पे फिर क्या बताया था मेरे, उसमें अटेंशन रिटेंशन के बाद वो क्या करेगा? एक्शन करेगा। ठीक है। मेमोरी के साथ एक्शन करेगा और लास्ट क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? अपने उसमें फिर से उसके व्यवहार को रिपीट करेगा। ठीक है। क्या करेगा? उसको फिर से रिमेम्बर करेगा। रिमेम्बर करने के बाद बच्चा क्या करेगा? उस व्यवहार को पुनर्बलन में अपने व्यवहार में लेकर आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? इसमें से हमारे पास कौन सा जो ऑप्शन है वो बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बोला गया है? ठीक है। नीड ऑफ कोपिंग विद ऑल इम्पेयरमेंट। ठीक है। नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नीड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है। बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना है, जैसे जो बच्चे होते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 है वो ही क्या है यहाँ पे गलत आंसर है। ऐसे बच्चों को डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 29, बहुत फास्ट में मैं करा रही हूँ आपको। इन अ लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलिवेंट फैक्ट्स सेपरेटिंग फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट्स इन इंडिकेट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? इसमें क्या है? सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम को का परिचय है? ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में, एनालॉजी में, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट से, ये प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या होता है? ये इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या है हमारे पास सही है। ठीक है। किस चीज का है ये? आंशिक क्रिया का नियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? आंशिक जो क्रिया का जो नियम होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। जिसमें बच्चा क्या करता है? सीखने की जो सुसंगत तथ्यों को ऐसे सुसंगत तथ्यों से अलग करके सीखने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 30 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमसी मैकडूल द इमोशंस ऑफ डिसग्रस्ट डिसग्रस्ट इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? मैकडूल की 14 अभिवर्ते यहाँ पे बताई, उसमें से बोल रहा है कि जो घृणा का संवेग है वो किस मूलवर्ती से जुड़ा हुआ है? तो कौन से जुड़ा हुआ है? रिपल्सन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपको 14 है जो आपको इसकी मूल प्रवृत्ति है वो लर्न करनी है। उसके बाद मूल प्रवृत्तियां जब लर्न आप कर लोगे तो उसमें से आप इजीली आप ऑप्शन में से फाइंड आउट कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है? एक्यूरेट जो आंसर है। ठीक है। मैकडूगल की 14 जो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां दिखाई थी उसमें से एक ये ऑप्शन है कि आपका जो घृणा का संवेग किससे जुड़ा हुआ है? निवृत्ति से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निवृत्ति बोल सकते हैं। चलिए ये था हमारे पास पीजीटी फिजिक्स का स्टेट का 30 क्वेश्चन। तो सीडीपी के जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करवाए हैं? एक्सप्लेन करवाए हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। हर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
पेपर हाउस की सीडीपी, हिंदी इंग्लिश ऑलमोस्ट, मैथमेटिक्स से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और पीजीटी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।